हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। हाँ, तो आज शुरू हो रहा है अपना हेलो एल्केन का पार्ट 2। तो आज मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर कुछ बात करूँगा। SN1 SN2 जो सब चीज़ें हैं आगे वो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सरप्राइज़ है। देख लो भाई, सरप्राइज़ क्या है। सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास में जो मैंने पढ़ाया था उससे उस सवाल दूंगा, उसको कर लेना। पता तो चले पिछले क्लास कुछ रिवाइज किया भी है या फिर मुंह उठा के आ गए। चलो जल्दी से सॉल्व करो इसको, वीडियो पॉज करना। चलो 4 रिएक्शन दिए हैं यहाँ पर, PCl5 PF3 SOBr2 HBr। जल्द से पॉज करो, चारों को सॉल्व करो, फिर मैं इसका आंसर लिखूंगा। तुम लोग बताना तुम लोग कितने सही हैं। जिसके सारे सही होंगे अच्छी बात है, उसने पिछले क्लास में सारा रिवाइज किया है। लेकिन अगर जिसके 1-2 गलत हो रहे हैं, इसका मतलब पिछले क्लास रिवाइज नहीं कर रहा है भाई, एग्जाम में जाके फंसोगे, बता रहा हूँ। तो मैं शुरू कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके जल्द से आंसर देना। तो इन तीनों में तो पता है, OH हटाओ, Cl लगाओ, बस यहाँ पे पहले में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। PF3 में OH हटाओ, F लगाओ, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। SOBr2 में OH हटाओ, Br लगाओ, कुछ और चीज़ें करनी नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे HBr, H+ और Br- पहले H+ जाएगा, OH हटा देगा, यहाँ पे कार्बोकार्बन बनेगा। फिर कार्बोकार्बन रीअरेंज करोगे स्टेबिलिटी में, हाइड्रेट जो मिथाइल में पढ़ाया था, यहाँ पे कौन सा शिफ्ट होगा। मान लो ये है, इसके प्लस चार्ज पे इसका अल्फा एच काउंट करो, कितने हैं, एक ही तो अल्फा एच है। तो यहाँ पे एक अल्फा एच हाइड्रेट शिफ्ट करेगा, और हाइड्रेट शिफ्ट किया तो यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे गया तो कैसा होगा, ऐसा। अब कितना अल्फा एच है, 3 3 6 3 9, मतलब एक अल्फा एच से सीधा 9 अल्फा एच, स्टेबिलिटी बढ़ गई। उसके बाद और कहीं पे जा नहीं सकता, क्योंकि अगर इसको यहाँ पे अगर मैं हाइड्रेट और शिफ्टिंग करूँ तो भाई फिर से हो जाएगा क्या, एक अल्फा एच, इसलिए यहीं पे रहेगा। समझ में आया। तो 9 अल्फा एच हो गया, अभी Br ज्वाइंट कर लो, बात खत्म हो गया तुम्हारा। किसके चार सारे सही थे, सबके सही ही होंगे। चलो ये हो गया, जल्द से नोट डाउन करो, उसके बाद दूसरा सवाल दूंगा। हो गया, तो उसमें ये हो गया। अभी मैं और एक क्वेश्चन देता हूँ। मान लो मैंने दिया मोनो हैलोजनल प्रोडक्ट निकालना है, बस मोनो हैलोजनल प्रोडक्ट निकालना है कि भाई कौन सा मेजॉरिटी होगा। यही सवाल है, तुम लोगों का निकाल सकते हो। एक दो हो गए, और देता हूँ 3 हो जाएंगे। ये हो गया दूसरा, नहीं इसको ABC देता हूँ। A हो गया, B हो गया, C हो गया। चलो 3 सवाल हो गए। इसका मैं देता हूँ तुम्हें, ये भी Cl2 देता हूँ। Br2 तुम सबको आता ही है, क्योंकि Br2 में तुम लोगों को देखना नहीं होता, डायरेक्ट 3 डिग्री देख लो, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, वहाँ पे तो कुछ होता ही नहीं है। तो इसका भी तुम लोग Br2 निकाल सकते हो, ठीक है। तो Cl2 जल्दी नहीं, इसके Cl2 H2 के पीरियड में तुम लोगों को इसके मोनो वाला प्रोडक्ट निकालने, कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा। पॉज करो, जल्दी सॉल्व करो, मैं सॉल्व करता हूँ, उसका आंसर चेक करना तुम्हारा सही है या नहीं है। सबसे पहले पॉज किया, जल्दी पॉज करो। हाँ, सबसे पहले यहाँ पे देख लो, मोनो सॉरी 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, मतलब 1 डिग्री कार्बन कौन सा है, CV एक ही है। ये तीनों तो 2 डिग्री है, हाँ उसमें भी एक लोचा है। ये दोनों 2 डिग्री IUPAC नेम के हिसाब से ये दोनों 2 डिग्री सेम है। तुम लोग यहाँ पे जोड़ो या यहाँ पे जोड़ो, 1 2 3 4 5, या फिर तुम लोग ऐसे भी काउंट करोगे तब भी वहीं पे ही आएगा। समझ में आया। लेकिन ये वाला अलग है, काउंट कर लो ना भाई। मान लो तुमने यहाँ से सेल लगा तो 1 2 3 4 के ऊपर ये है, और फिर यहाँ से काउंट किया 1 2 3 4, दोनों में सेम ही है। लेकिन यहाँ से काउंट करोगे तो 1 2 3 3 नंबर पे आ रहा है।
तो 3 नंबर में यहाँ मिथाइल ग्रुप आ रहा है, लेकिन इन दोनों में 4 नंबर में मिथाइल ग्रुप आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों तो 2 डिग्री सेम ही है। NS कितने हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 2, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। ये तो टर्शियरी है 3 डिग्री, और 3 डिग्री एक है, और ये तो प्राइमरी। और ये जो है ना ये सेकेंडरी तो है लेकिन अलग वाला, इसको इसके साथ काउंट नहीं करते। तो ये 2 हैं। NT कितने हैं, 1 है। NP कितने हैं, 3 है। तो भाई तुम लोग को रेशियो बता था 1:3.8:5 डाल दो। तो यहाँ पे मैं सीधा 4 ही डालूंगा डायरेक्ट, क्यों 3.8 कैलकुलेट हो जाता है। 8 यहाँ पे डाल दूंगा, क्या 5 यहाँ पे डाल दूंगा 1। ये हो गया 16, ये वाला मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, ये वाला हो गया 16। मतलब मेजोरिटी यही है। अगर मेजोरिटी है इसका मतलब इसका प्रोडक्ट कहाँ पे होगा, यहाँ पे। इसको मिटाना ही पड़ेगा। चलो भाई मिटा देता हूँ, समझ में तो आ गया होगा। समझ में आया। तुम लोगों को सेकेंडरी हाइड्रोजन काउंट करना है और IUPAC नेम के हिसाब से काउंट करना है। दूसरा वाला देख लो, Cl2H। यहाँ पे प्राइमरी कितने हैं, ये वाला प्राइमरी है, ये वाला प्राइमरी है, ये वाला प्राइमरी है, ये वाला प्राइमरी। IUPAC नेम देख लो, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, मतलब 2 और 3 में ब्रांचिंग है। फिर मैं यहाँ से काउंट करूँगा 1 2 3 4। पहले मैं यहाँ पे दूंगा 1 2 3 4, फिर मैं यहाँ पे 1 2 3, इसको 4 ना दे के इसको 4 दे सकता हूँ, हाँ कि नहीं। फिर इस तरह से उल्टे भी चल लो, मान लो मैंने इसे मिटा दिया, मैं यहाँ से लूँगा 1 2 3 4, या 4 को यहाँ पे ले लो। दोनों तो 2 और 3 पे मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी प्राइमरी ग्रुप है सारे एक साथ ऐड हो सकते हैं। टोटल काउंट कर लो कितने, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, टोटल 12 हैं। तो 12 × 1, और टर्शियरी कितने हैं 2, तो 2 × 5 10, मतलब प्राइमरी ज़्यादा हुआ। अगर प्राइमरी ज़्यादा हुआ तो क्लोरीन कहाँ लगेगा, प्राइमरी पे। तो मेजर प्रोडक्ट यही होगा, क्यों टर्शियरी सिर्फ 2 ही हैं। और तो पता है टर्शियरी में कितने हाइड्रोजन होते हैं, एक ही होता है हाइड्रोजन भाई, 2 हाइड्रोजन नहीं होता। ये मत सोचना कि भाई यहाँ टर्शियरी 2 है और अगर एक पे 2 हाइड्रोजन हुआ तो नहीं होगा भाई। क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, 3 तो बना दिए और एक ही बचा है बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ ही बनाएगा ना भाई। हो गया। अब इसमें देखो Cl2H वापस। तो मुझे बताओ, अगर मैंने 1 2 3 4 5 6, मतलब मैंने अगर यहाँ से नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 6, तो फिर 4 नंबर पे आ रहा है मिथाइल ग्रुप। मैंने इसको मिटाया भाई, मैं ऐसे नंबरिंग नहीं करूँगा, मैं तो भाई यहाँ से शुरू करूँगा 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये 6 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तुम्हें एक बात पता चल जाएगी यहाँ से कि ये जो दोनों हैं और ये दोनों, ये जो 4 हैं, ये लोग एक ही सेकेंडरी होंगे। समझ में आया। एक सेकंड रुको। एक चीज़ मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ये कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोगों का ये दोनों, यहाँ पे क्लोरीन लगना जो है वो यहाँ पे यहीं पे ही वही होगा। क्यों बताता हूँ, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6, और उल्टे भी चलोगे तो भी यहाँ पे 6 पे मिथाइल आने वाला है। मतलब ये दोनों मिथाइल तो सेम ही है, मतलब इन दोनों को कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे वो तो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे वो ऐड होंगे, लेकिन इन दोनों जो कार्बन होंगे वो ऐड होंगे लेकिन सेपरेट होंगे। मतलब इसको अगर मैं ऊपर दोनों कार्बन को अगर NS लेता हूँ तो इसको NH डैश लूँगा दोनों को, और इसको ही फिर से NH डबल डैश लेना पड़ेगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे NH कितने हैं, 2 2 4, NH डैश ये भी 4 ही हैं, 2 2 4। ठीक है, उसके बाद अगर मैं NH डबल डैश लूँ, ये 2 हैं, कौन सा लिया, ये वाला दिख रहा है, ये वाला NH डबल डैश है। और यहाँ पे जो 2 कार्बन है इसको मैंने NH डैश लिया। क्यों, क्योंकि तुम लोग नंबरिंग जब करोगे ना तो तुम्हें पता लग जाएगा कि भाई कहाँ पे अगर IUPAC नेम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट लोगे, अगर सेम आ रहा है नंबरिंग में, जहाँ पे इसमें पहले और राइट टू लेफ्ट ले रहे हो
और ब्रांचिंग सेम हो रही है और लेफ्ट राइट लेने में ब्रांचिंग सेम नंबर पे आ रही है, इसका मतलब उन दोनों को तुम ऐड कर सकते हो एज अ प्राइमरी हाइड्रोजन और सेकेंडरी हाइड्रोजन, जो भी तुम लोगों का निकालना होगा। लेकिन नंबर डिफरेंट हो रहा है तो तुम लोगों को NS और NH डैश करके लेना पड़ेगा, ठीक है। और एक टर्शियरी यहाँ पे TNT एक ही है और प्राइमरी 3 है, NP3। तो यहाँ पे तुम्हें पता है मेजोरिटी कहाँ हो सकती है, NS और NH डैश पर, ठीक है। तो मेजोरिटी वहाँ पे हो सकती है। लेकिन अगर मैं एक जगह पे क्या करूँ, इन सबको हटाता हूँ मैं सबसे पहले, इसको रहने देता हूँ। मैं यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप ज्वाइन कर लेता हूँ। अगर एक मिथाइल ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो दो टर्शियरी हो गए, तो 2 टर्शियरी हो गए। और यहाँ पे ये दोनों तो रह गए 4, लेकिन ये 1 2 हो गया। NH डैश जो हुआ वो हो गया सेकेंड, मतलब 2 हाइड्रोजन होंगे ये वाला NH डैश पे, और NH डबल डैश मतलब ये। समझ में आया? तो अभी मुझे बताओ कि मेजोरिटी कौन सा होगा। NH 4 है, 4 × 4 16, 2 × 5 10, 3, तो मेजोरिटी यही वाला होगा। क्यों? 4 मल्टीप्लाई कर लो, इसमें भी 4 मल्टीप्लाई कर लो, इसमें भी 4 मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 5 मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 1 मल्टीप्लाई कर लो। मेजोरिटी NS होगा, मतलब मेजोरिटी ये वाला पोजीशन होगा, ये वाला और ये वाला, तो वहीं पे ही Cl ऐड होगा। समझ में आया? इतना सब मुझे करना पड़ा। एक्चुअली क्वेश्चन मैंने मन से दिया था तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा सोचने में कि गलती कहाँ हो रही है मेरी। ये हो गया। अब मुझे बताओ Cl हम लोग कहाँ ऐड कर सकते हैं, यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे। अगर मैं Cl को यहाँ ऐड करूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल में थोड़ा बल्कीनेस नहीं होगा, बल्कि रूप ऐड करना तो Cl लगने में थोड़ी दिक्कत आएगी, इसीलिए Cl यहाँ पे लगाओ तो बेटर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक CH3 पास है, दूसरा CH दूर दूर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लगाता तो दोनों CH3 पास पास है Cl के, तो थोड़ा बल्कि ग्रुप होता तो उसे रिपेल करता, इसीलिए। समझ में आया? जल्दी से नोट डाउन करो इसको, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले ही बता दिया था। किसमें बताया था? कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल में जो लेक्चर बनाया था ना, उसमें बता दिया था, ठीक है। तो अभी मैं वहाँ पे थोड़ा सा रिकैप करता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है। तो मान लो मैंने तुम्हें एक अल्काइल हैलाइड दिया, एक न्यूक्लियोफाइल आया, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कौन होगा, R या X सब्स्टिट्यूट होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आएगा, X को हटाएगा और खुद R के साथ जुड़ जाएगा और न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल जाएगा। यही तो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। एक न्यूक्लियोफाइल आता है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब इसे करने के 2 तरीके हैं। एक होता है तुम्हारा SN1 रिएक्शन, एक होता है SN2 रिएक्शन। SN1 क्या होता है तुम लोगों का, ये यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2, मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इन 2 तरीके से तुम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हो, एक SN1 और या तो SN2 तरीके से। तो जल्दी से नोट डाउन करो, फिर मैं SN1 और SN2 समझाऊंगा। जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं SN1 और SN2। इसे समझाने के लिए मैं तुम लोगों को एक कहानी बताता हूँ, ठीक है। मान लो कि तुम्हारा यहाँ पे जो R ग्रुप है ना, वो एक लड़का है और जो हैलोजन है वो एक लड़की है। मस्त एक लड़का लड़की आराम से अपने हैप्पी रिलेशनशिप में थे, ठीक है। अभी एक ये अल्काइल लड़के ने क्या किया, एक न्यूक्लियोफाइल आया। न्यूक्लियोफाइल भी एक लड़की है, अभी न्यूक्लियोफाइल वो भी एक लड़की है, ठीक है। और ये तेरा लड़का,
इसकी नज़र पड़ी न्यूक्लियोफाइल पे, समझ में, लड़की पे। इसने इस लड़की को पूछा क्या मेरे साथ बॉन्ड बनाओगी। न्यूक्लियोफाइल ने क्या बोलती है बॉन्ड तो मैं बनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले तुम्हारा जिसके साथ बॉन्ड बना है पहले वो बॉन्ड तोड़ो, फिर मैं जाके तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाऊंगी। तो न्यूक्लियोफाइल अल्काइल ग्रुप को ये बोलती है कि पहले तुम्हें एक्स के साथ बॉन्ड तोड़नी होगी, फिर जाके हम लोग जुड़ सकते, रिलेशनशिप में आ सकते हैं। तो अल्काइल ग्रुप भाई ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स को अपने से दूर ले लेता हूँ। तो अल्काइल ग्रुप ने एक्स को अपने से दूर कर लिया। अब बचा क्या, अब वो वापस गया न्यूक्लियोफाइल के पास कि मैंने अभी एक्स को दूर कर लिया है, अब क्या हम रिलेशनशिप में आ सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल बोला हाँ चलो ठीक है। फिर क्या हो गया, आर और न्यूक्लियोफाइल आपस में जुड़ गए और एक्स माइनस बेचारा क्या करे, वो तो बेचारा रो रही है साइड में। हाँ इसलिए लड़के दगाबाज होते हैं। मैं लड़का हूँ, जानता हूँ, मैं खुद के लिए ही बोल रहा हूँ, ये दूसरे लड़के के लिए नहीं बोल रहा हूँ भाई, समझा। खुद की बेइज्जती खुद ही कर रहा हूँ, बहुत महान इंसान हूँ मैं। चलो जल्द से नोट डाउन करो इसको और मुझे बताता हूँ। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे स्लो स्टेप तुम्हें कौन सा लगता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल तैयार थी कि जैसे ही बॉन्ड टूटेगा मैं जाके अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना दूंगी। तो यहाँ पे स्लो स्टेप कौन सा होगा, किसको ज़्यादा टाइम लगेगा, कौन सा स्टेप करने ज़्यादा टाइम लगेगा, पहला स्टेप। क्यों, बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा टाइम लगता है ना, किसी के साथ पहले से ही पूरा बॉन्ड है, उसको तोड़ने में थोड़ा टाइम तो चाहिए ना, एक साथ थोड़ा ना तोड़ सकते हो। तो यहाँ पे स्लो स्टेप कौन सा होगा, ये वाला, पहला वाला। दूसरे बार में न्यूक्लियोफाइल आता है तो ये वाला कितने स्टेप में रिएक्शन हो गया, 2 स्टेप में, तो इसको हम 2 स्टेप रिएक्शन बोल सकते हैं। और इसको हम लोग यूनिमॉलिक्यूलर क्यों बोलते हैं, पता है क्यों, क्योंकि जो स्लो स्टेप है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एक, कौन, पहला वाला रिएक्टेंट, रिएजेंट तो है ही नहीं। अगर रिएजेंट होता तो बाईमॉलिक्यूलर होता, क्योंकि रेट में उसके 2 मॉलिक्यूल हैं। जो स्लो स्टेप है उसी को तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं ना, जो स्लो स्टेप होता है उसी का तो रेट निकालते हैं हम लोग, क्योंकि फास्ट और ज़्यादा स्लो स्टेप जो होता है, सबसे स्लो स्टेप होता है और एक फास्ट स्टेप होता है, उसका तो हम लोग रेट नहीं निकाल सकते। मॉडरेट रिएक्शन का ही रेट निकालते हैं। मॉडरेट मतलब जो 5-10 मिनट या 1 साल के अंदर हो, 1 साल भी नहीं, 5-10 मिनट या 1-2 दिन में हो जाता है, उसको ही मॉडरेट रिएक्शन बोलते हैं हम लोग। तो उसी का ही हम लोग क्या निकालते हैं, रेट निकालते हैं। तो यहाँ पे रेट निकाल के, यहाँ पे जो स्लो स्टेप है उसमें एक मॉलिक्यूल है, कौन, रिएक्टेंट, रीएजेंट नहीं। अगर रीएजेंट होता तो बाईमॉलिक्यूलर होता, समझ में आया। हाँ तो इसमें क्या फॉर्म होता है, इंटरमीडिएट बनता है, हाँ बनता है या नहीं बनता, बनता है। क्या बनता है, कार्बोकार्बन बनता है। अब मुझे बताओ कि कार्बोकार्बन यहाँ पे रीअरेंज होगा या नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पे कार्बोकार्बन रीअरेंज होने के बाद, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल जॉइंट होगा। रीअरेंज करना मत, रीअरेंज कैसे करोगे, या तो हाइड्राइड शिफ्ट है या तो मिथाइल शिफ्ट से, समझ में आया। तो ये तो तुम्हारी पूरी कहानी किसकी, SN1 की। अभी हम सुनेंगे SN2 की कहानी, जल्द से नोट डाउन करो इसको। SN1 की कहानी कंप्लीट हो गई, अब SN2 की कहानी सुनते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे ही RX था, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है, जो लड़की होती है, ठीक है, यह अल्काइल ग्रुप लड़की को देखता है, वो लड़की को पूछता है मेरे साथ बॉन्ड बनाओगी, लड़की बोलती है हाँ बॉन्ड बनाऊंगी। न्यूक्लियोफाइल बोलता है हाँ मैं बॉन्ड बना लूँगी। लेकिन ये तो बॉन्ड तो बना लेगी, लेकिन फिर वो शर्त रखती है कि तुम जिसके साथ बॉन्ड में हो तुम्हें उसके साथ बॉन्ड तोड़नी होगी। लेकिन हाँ, बॉन्ड टूटने तक मैं इंतज़ार नहीं करूँ, मैं बॉन्ड बनाऊंगी, तुम धीरे धीरे उसके साथ बॉन्ड तोड़ते रहना, ठीक है। यहाँ पे ये डायरेक्ट हो जाता है। यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, पहले बोलता है कि भाई तुम उसके साथ बॉन्ड तोड़ो फिर मैं जुड़ूंगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। SN2 में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे साथ बॉन्ड बना के रहती हूँ, लेकिन तुम्हें उसके साथ धीरे धीरे बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट तो वैसे बनता नहीं है, सॉरी, यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं बनता, यहाँ पे क्या बनता है पता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। अब मुझे बताओ, मैंने जो डैश दिया है, ठीक है,
न्यूक्लियो आर किसके साथ बॉन्ड बना रहा है और किसके साथ बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, एक्स के साथ बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेकिंग हो गया और ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन ये किस में होता है, ट्रांजिशन स्टेट में ही होता है ना। तो ये हो गया तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा एक्स माइनस निकल जाता है और आर न्यूक्लियोफाइल हो जाता है, समझ। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल था वो थोड़ा वीक न्यूक्लियोफाइल था, इसीलिए वो डायरेक्ट कब्जा नहीं कर सकता, वो किसी डायरेक्ट जगह नहीं ले सकता, वो पहले बोलता है जगह खाली करो फिर मैं जाऊंगी। लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल था वो भाई बहुत स्ट्रांग है, समझ, गब्बर टाइप। तो उसने क्या किया, पहले जगह लिया उसके बाद हटाया उसे, सीधा सीधा उसके जगह पे कब्जा कर लिया, डायरेक्ट सीधा जाओ ठोक दो, काम कंप्लीट। तो ये वाला सिंगल स्टेप है ना, वन स्टेप रिएक्शन, क्यों, सीधे गई ठोक दी, काम खत्म, ऐसा आ जाओ। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन सा है, वीक न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है और SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल। और अभी तुम लोग वीक न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कैसे चेक करोगे इसके बाद बताऊंगा। सबसे पहले इसे नोट डाउन करो, अभी कुछ पॉइंट दिखाने वाला हूं मैं इसके बाद, ठीक है, जल्द से नोट डाउन करो। तो मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स दिखाता हूं। पहला पॉइंट, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, कार्बोकैटायन फॉर्म। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ carbocation C plus is the rate determining step। ये रेट डिटरमाइन करता है। तुम लोग रेट कैसे निकालते हो, रेट इक्वल्स टू K R X टू द पावर 1। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट में रेट तुम लोग रिएक्टेंट का ही निकालते हो ना, पर का तो रेट नहीं निकाल सकते, तो रिएक्टेंट का रेट निकालते हो। तो यहाँ पे जो RX है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, क्योंकि और कोई मॉलिक्यूल तो है नहीं, एक ही मॉलिक्यूल है RX, कॉन्सेंट्रेशन 1 है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा 1, मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी 1, समझ में आया। अब तुम लोग रेट ऑफ रिएक्शन अगर कार्बोकैटायन का पूछोगे, तुम लोग पता है टुवर्ड्स कार्बोकैटायन क्या होता है, 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, हाँ कि नहीं। स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन टुवर्ड कार्बोकैटायन, तो स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन रिएक्शन टुवर्ड कार्बोकैटायन, अच्छा मैं डायरेक्ट लिख दिया सॉरी, कार्बोकैटायन टुवर्ड कार्बोकैटायन तो प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, दैट इज स्टेबिलिटी किसकी होती है कार्बोकैटायन में, स्टेबिलिटी 3 डिग्री ज़्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की, समझ में आया, जल्द से नोट डाउन करो। और एक चीज़ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हैलोजन, अगर मैं पूछूं तो मुझे बताओ कि RI ज़्यादा जल्दी निकलेगा या RF ज़्यादा जल्दी निकलेगा, कौन बता सकता है कि RI ज़्यादा जल्दी, RI का बॉन्ड ज़्यादा जल्दी टूटेगा या RF का बॉन्ड ज़्यादा जल्दी टूटेगा। RF का बॉन्ड ज़्यादा जल्दी नहीं टूटेगा, क्यों, क्योंकि दोनों एटम सेम साइज़ के हैं और सेम साइज़ के एटम के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन यहाँ पे साइज डिफरेंस की वजह से थोड़ा सिग्मा बॉन्ड थोड़ा वीक बनता है, इसलिए ये पहले टूटता है, ये सबसे बाद में टूटता है, ज़्यादा टाइम लेता है वो सबसे, समझ में आया। और लिविंग एबिलिटी जितनी अच्छी होती है उतना रिएक्शन अच्छा होता है, समझ में आया। तो ये था हमारे SN1 के सारे पॉइंट्स, जल्द से लिख लो, फिर मैं SN1 का स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तुम लोगों को, जल्द नोट डाउन करो इसको। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1, ठीक है। मान लो मैंने ऐसा बनाया R1 R2
R3। ठीक है, तो ये तुम्हारा टर्शियरी है। टर्शियरी क्या है? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। हाँ, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है SN1 में? X माइनस निकलता है, ये प्लस चार्ज फॉर्म करता है, मतलब ऐसा दिखेगा। पहले इसमें ये सारे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में था, क्या था? sp3 था, सब हाइब्रिड ऑर्बिटल में थे। लेकिन X माइनस जैसे चला गया, इसका एक वैकेंट ऑर्बिटल आ गया, p ऑर्बिटल। तो अभी ये जो एक p ऑर्बिटल यहाँ पे वैकेंट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो अभी ये जो है ये क्या है? sp2 है, क्योंकि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसलिए sp2 है, एक s दोनों p। ठीक है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे हैं, इसलिए 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो अभी न्यूक्लियोफाइल कहाँ से जुड़ सकता है? अब मुझे बताओ, अगर मैं न्यूक्लियोफाइल जोड़ूं तो या तो ये पीछे से जुड़ेगा, या तो जहाँ से X माइनस गया था वहीं पे जुड़ेगा, या तो जहाँ से X माइनस गया था उसके ऑपोजिट साइड में जुड़ेगा। जहाँ से X माइनस गया था या तो वहाँ से जुड़ेगा, या तो न्यूक्लियोफाइल वहाँ X माइनस जहाँ से गया था उसके ऑपोजिट साइड जुड़ेगा। दोनों तरफ से जुड़ने की पॉसिबिलिटी इसके पास है। तो अगर वहाँ जहाँ से X माइनस गया वहाँ से जुड़ा तो कैसा दिखेगा? जैसा पहले था वैसा ही दिखेगा, बस X माइनस गया न्यूक्लियोफाइल आ गया। अगर पीछे से जुड़ा तो क्या होगा? इन्वर्जन हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। मतलब ये R1 R3 तो एक जगह रहेंगे, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ जाएगा और R2 यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे बताओ इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग? रिटेंशन। इसको बोलते हैं इन्वर्जन। ठीक है, और A, मान लो मैंने इसको दे दिया A और इसको दे दिया B, A प्लस B दोनों मिला के क्या बनते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। अब एक चीज़ मैं पूछूंगा, जिसने आइसोमरिज्म पढ़ा होगा वो जवाब दे सकता है। अब मुझे बताओ क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकल इनएक्टिव है? कौन बताएगा? ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ये ऑप्टिकल एक्टिव है, या दोनों ऑप्टिकल इनएक्टिव है? क्या है दोनों? कौन बताएगा? 10 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास, जल्दी बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कमेंट में बता देना भाई। ठीक है, तो A एंड B बोथ आर ऑप्टिकल एक्टिव है, लेकिन अगर सेपरेट चेक करें तो क्यों? अगर सिंगल कायरल कार्बन हो तो उसमें क्या होता है? ऑप्टिकल एक्टिव ही होता है, वो ऑप्टिकल इनएक्टिव कभी नहीं होता। समझ में आया? लेकिन अगर A प्लस B दोनों को जोड़ दूं, रेसिमिक मिक्सचर बना दूं उसका, तो ये हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब मैं उसमें अगर मैं इसे जोड़ दूं तो इसमें POS होने के चांसेस हैं, इसीलिए ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता है। समझ में आया बच्चों? मेरे भाइयों और बहनों, चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं SN2 का, जो चीज़ें बाकी थी वो सब मैं पढ़ा दूंगा अभी, स्टेरियोकेमिस्ट्री वगैरह। पहले मैं सबसे पहले मैं लिखा रहता हूँ RX। अब मुझे बताओ यहाँ से न्यूक्लियोफाइल सामने की ओर तो नहीं जुड़ सकता। SN2 में न्यूक्लियोफाइल सामने की ओर नहीं जुड़ता। क्यों? क्योंकि X यहाँ पे हैलोजन है, माइनस ग्रुप है, जबरदस्त रिपल्सन होगा। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? पीछे की ओर जुड़ता है अल्काइल ग्रुप से, और X माइनस को धीरे धीरे हटाता है, इसलिए यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनता है। न्यूक्लियोफाइल R के साथ बॉन्ड बनाता है और X माइनस अल्काइल ग्रुप करता है, X को धीरे धीरे उसके बाद बॉन्ड ब्रेक करता है। समझ में आया? तो ये वाला बॉन्ड ब्रेकिंग हो गया BB, और ये हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन BF। ठीक है, हाँ BF वाला बॉयफ्रेंड नहीं। समझ में आ गया? पढ़ाई करो पढ़ाई करो, फालतू काम में टाइम बर्बाद मत करो। तो अभी आगे का स्ट्रक्चर में दिखाऊं तो R न्यूक्लियोफाइल प्लस X माइनस, ये बन गया तुम लोगों का क्या?
सी है सिंगल स्टेप रिएक्शन। अब मैं ओपी पॉइंट लिखाने वाला हूँ, ठीक है, लिखा लेता हूँ, ठीक है। ओपी पॉइंट काम करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेता हूँ इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिख लो। सबसे पहला, नो कार्बोकैटायन, नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑकर्स, नो इंटरमीडिएट फॉर्म। दूसरा, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। समझ में आया? और क्या होगा? तीसरा, ट्रांजिशन स्टेट हो गया, ट्रांजिशन इज फॉर्म्ड हो गया। तीसरा और क्या लिखूँ? तीसरा, हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं लिखूं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, इसका मतलब 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि अब न्यूक्लियोफाइल, एक सेकेंड, सॉरी, थोड़ा सा, हाँ, कहाँ था? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो रेट ऑफ रिएक्शन और स्टेरिक हिंड्रेंस क्या बोल रहा था? तो ये तुम्हारा है स्लो स्टेप, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप जितना ज़्यादा इसमें अल्काइल ग्रुप जितने पास जितना अल्काइल ग्रुप में बल्कि ग्रुप लगे होंगे उसके साथ अटैच होंगे, न्यूक्लियोफाइल पीछे जाने में उतनी मुश्किल होगी न्यूक्लियोफाइल को। क्यों? बल्कि ग्रुप के पास तो इलेक्ट्रॉन तो होंगे ना, तो रिपल्शन देंगे न्यूक्लियोफाइल को। अगर न्यूक्लियोफाइल को रिपल्शन देंगे तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा कैसे? अल्काइल ग्रुप के साथ, कार्बन के साथ। इसीलिए जितना कम बल्कि ग्रुप होगा वो इतना जल्दी न्यूक्लियोफाइल जाके उसका जुड़ सकता है, इसलिए उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। समझ में आया? और एक क्या है, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन, अगर मैं अल्काइल ग्रुप मान लो कि अल्काइल ग्रुप लेस हिंडर्ड भी है, तो भी और एक चीज़ चाहिए उसके लिए। क्या? रेट ऑफ रिएक्शंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर लीविंग एबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड और हैलाइड ग्रुप। लीविंग एबिलिटी ऑफ हैलाइड ग्रुप, मैंने ऐसे लिख लिया डायरेक्ट, ठीक है। आर आई की लिविंग एबिलिटी ज़्यादा होती है देन आर बी आर की, देन आर सी एल की, देन आर एफ की। लिविंग एबिलिटी आर एफ की सबसे पुअर होती है, आर आई की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अभी और एक चीज़ लिखाने वाला हूँ। अब मुझे बताओ, इसमें रेट में, के में, कंसंट्रेशन में हम लोग जो लिखते हैं रिएक्टेंट में, मैंने पहले कहा था SN2 बाई मॉलिक्यूलर। बाई मॉलिक्यूलर क्यों है पता है? क्योंकि यहाँ पे 1 स्टेप रिएक्शन है। पहली बात तो एक ही स्टेप में होता है, डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है, X माइनस हटाता है। यहाँ पे कार्बोन फॉर्म नहीं होता, इसलिए यहाँ पे 2 कार्बो इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता, इसलिए यहाँ पे 2 स्टेप रिएक्शन नहीं होता। जहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है उसी में ही हम लोग क्या है 1 स्टेप से ज़्यादा स्टेप होता है। लेकिन जहाँ पे ट्रांजिशन बनता है वो सारे एक ही स्टेप के रिएक्शन है। जहाँ पे भी ट्रांजिशन स्टेट बनता है तुम्हारा वो सारे 1 स्टेप के रिएक्शन है। जहाँ पे तुम लोगों का इंटरमीडिएट बनता है वो सारे 1 स्टेप से ज़्यादा स्टेप के रिएक्शन हैं, ठीक है। तो 2 स्टेप या तो 3 स्टेप के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेट में सबसे पहली बात रिएक्टेंट क्या है? RX। दूसरा और क्या चीज़ है स्लो स्टेप में? पहले रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल हैं, इसलिए इसको बाई मॉलिक्यूलर बोला जाता है। RX1 और न्यूक्लियोफाइल टू द पावर 1, क्योंकि एक ही न्यूक्लियोफाइल है और एक RX है, ठीक है। तो हम लोग अभी इसको क्या लिखते हैं? इसमें ऑर्डर क्या है? 2। मॉलिक्युलरिटी कितनी है? 2। तो जो मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर की मॉलिक्युलरिटी के कारण जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में ऐड होते हैं, रिएक्शन में होते हैं, पहले जो स्लो स्टेप जो रिएक्शन होता है उसमें जितने मॉलिक्यूल होते हैं उसी के हिसाब से हम लोग इसको दिए हैं SN1 और SN2। पूरी तरह समझ में आया SN1 क्या है और SN2 क्या है? अभी मैं तुम लोगों को स्टेरियोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा SN2 का, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ किसका? SN2 का। समझ में? तो मान लो मैंने यहाँ पे फिर से मैंने टर्शियरी हाइलाइट लिया, ठीक है। पहली बात मैंने टर्शियरी हाइलाइट ऐसे दिखा दिया। टर्शियरी हाइलाइट नहीं लेता, प्राइमरी हाइलाइट लेता हूँ, HDT। क्यों? टर्शियरी हाइलाइट रिएक्शन बहुत स्लो करता है, इसीलिए HDT, इसलिए मैं बल्कि रूप नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं न्यूक्लियोफाइल अगर मैं दूँ तो पहली बात
न्यूक्लियोफाइल सामने की ओर तो नहीं आएगा, उसे उसे हटाने के लिए पीछे की ओर से आएगा। क्यों? सामने की ओर से उसे रिपल्शन देगा कौन? X माइनस। तो न्यूक्लियोफाइल पीछे की ओर आएगा। अगर ये पीछे की ओर आया तो कैसा बॉन्ड दिखेगा? यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा, मैं इसको X माइनस ही दिखता हूँ भाई, X माइनस, और यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल। इसके साथ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और इसके साथ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ये वाला हो गया तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट। तो अभी ये जो ट्रांजिशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। इसको हम बोलते हैं पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब मुझे बताओ कि यहाँ पे रिटेंशन तो नहीं हो सकता, तो इन्वर्जन ही होगा, क्यों? न्यूक्लियर पीछे जुड़ा है। तो जो प्रोडक्ट बन के दिखाते हैं हम लोग, वो कैसे दिखाते हैं? X माइनस चला गया, न्यूक्लियोफाइल जॉइंट हो गया, D उस तरफ चला जाएगा, H T न्यूक्लियोफाइल, और ये D इस तरफ आ गया। इसमें रिटेंशन नहीं होता, सिर्फ इन्वर्जन होता है। तो इस इन्वर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं? वाल्डन इन्वर्जन। इन्वर्जन याद रखना है, रख लो, से वाल्डन नाम रखना है तो रख भी सकते हो। तो SN2 ओनली सो क्या? इन वाल्डन इन्वर्जन 100% इन्वर्जन शो करता है, लेकिन तुम्हारा जो SN1 है वो 50% रिटेंशन और 50% तुम्हारा क्या शो करता है? इन्वर्जन। इसलिए SN1 रेसिव मिक्सचर शो करता है, लेकिन ये वाला 100% इन्वर्जन शो करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग वाल्डन इन्वर्जन, और हम लोग बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। तो ये थी तुम्हारी क्या? SN2 की स्टेरियोकेमिस्ट्री। जल्द से नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग मैं तुम्हें न्यूक्लियोफाइल के बारे में कुछ और पढ़ाता हूँ। तो अभी मैं तुम्हें कुछ बता देता हूँ, फिर मैं तुम्हें, मान लो मैंने ये दिया रिएक्शन तुम्हें KCN के साथ, RX को फिर मैंने दिया AgCN के साथ, फिर मैंने RX को दिया तुम्हें किसके साथ? मान लो मैंने दिया KNO2 के साथ, फिर मैंने RX को दिया मैंने AgNO2 के साथ। अब तुम लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि कोई, एक सेकंड में अपना फिल कर दूं थोड़ा इसमें। ठीक है, तो मान लो कि KCN AgCN KNO2 AgNO2 मैंने दे दिया तुम लोगों को रिएजेंट, और RX दे दिया, तो तुम लोग को पता कैसे चलेगा कौन सा SN1 करेगा और कौन सा SN2 करेगा? पता कैसे चलेगा कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल वीक है और कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अगर वीक हुआ तो अभी तो SN1 करेगा, अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हुआ तभी SN2 करेगा। ये तो मैंने पहले ही बता दिया है। तो याद रखना, जितने भी सारे आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, मान लो मैंने जैसे कि ले लिया मैंने KCN KNO2, उसके साथ और क्या लिखता हूँ? NaOH KOH, ये सब तुम्हारा आयोनिक कंपाउंड्स हैं। ऐसे एग्जांपल है आयोनिक कंपाउंड के, मतलब आयोनिक कंपाउंड जो इजीली ब्रेक हो सकते हैं, समझ में? जो जो अपने आयन्स को आराम से रिलीज करके खुद प्लस और माइनस चार्ज में इजीली बांट सकते हैं। तो इजीली आयन फॉर्म करते हैं, उसे हम आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं, इजीली आयन फॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारे क्या होता है? आयनिक कंपाउंड। मेनली आयनिक कंपाउंड कौन बनाता है? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जब जितने हैं ना, वो सारे आयनिक प्रोडक्ट बनाते हैं मेनली तुम्हारा। तो मान लो एस ब्लॉक के एलिमेंट लिख लेता हूँ, तुम्हारे जितने भी पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम वगैरह, ये तुम्हारा सारा क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। KCN से क्या होगा? K प्लस CN माइनस, KNO2 से क्या आएगा? K O माइनस N डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, हम लोग NO2 माइनस ऐसे नहीं लिखते डायरेक्ट, हम लोग अगर आयनिक बॉन्ड में O माइनस N डबल बॉन्ड O लिखते हैं। और NaOH में क्या जाएगा? Na प्लस OH माइनस जाएगा। KOH में वैसे क्या जाएगा? K प्लस OH माइनस जाता है, समझा? और सिल्वर एक सिर्फ AgCN में, यहाँ पे जो AgCN है ना, और जितने सारे कोवैलेंट होते हैं ना, कोवैलेंट कंपाउंड, वो सब SN1 शो करते हैं, और जितने भी सारे आयनिक कंपाउंड होते हैं सारे SN2 शो करते हैं, समझ में? ये चीज़ बतानी थी। जितने आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सारे SN2 शो करते हैं, जितने कोवैलेंट कंपाउंड वो सारे SN1 शो करते हैं, एक्सेप्ट एक
एक एलिमेंट के एक्सेप्ट, वो है Ag, सिल्वर। सिल्वर के अलावा और कोई भी ऐसा एलिमेंट है तो वो कोवैलेंट, अगर वो कोवैलेंट है तो वो SN1 शो करेगा, SN2 नहीं करेगा। सिल्वर एक ऐसा एलिमेंट है जो SN2 शो करता है, सिर्फ AgCN SN2 शो करता है, लेकिन SN शो करता है, लेकिन यहाँ पे AgCN में जाता न्यूक्लियोफाइल की तरफ जाता है, AgCN एज ए न्यूक्लियोफाइल जाता है, लेकिन KCN, KNO2 इन सब में न्यूक्लियोफाइल कौन जाता है? CN, O माइनस N डबल बॉन्ड OH माइनस OH, ये सारे जाते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल। लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड में क्या होता है? डायरेक्ट तुम्हारा जो रिएजेंट है वो डायरेक्ट जाता है, ब्रेक होके नहीं जाता। आयोनिक में क्या होता है? ब्रेक होके जाता है, लेकिन कोवैलेंट में क्या होता है? वो डायरेक्ट जाता है। मान लो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कोवैलेंट का, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट जाता है, लेकिन जाता डायरेक्ट है, लेकिन जुड़ता OH है। H2O जाता है लेकिन जुड़ता OH है, एक H+ निकल जाता है जो हैलोजन X के साथ बॉन्ड बना लेता है, HCl वगैरह HBr वगैरह बना लेता है, लेकिन जाता वाटर है एज ए न्यूक्लियोफाइल। जॉइंट होता है क्या? OH माइनस जाके जॉइंट होता है। लेकिन आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है? OH माइनस डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल जाता है। समझ में? तो पहले इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बताता हूँ तुम लोगों को। एक चीज़ मुझे यहीं पे मैंने गलती कर दी थोड़ी सी, माफ़ करना। AgCN Ag के साथ जो भी जुड़ा हो, NO2 जुड़ा हो या CN वगैरह, मैंने यहाँ पे AgCN में AgCN लिया है और AgNO2 लिया है, ठीक है। ये दोनों कोवैलेंट है, मैंने नहीं कहा ये दोनों आयोनिक है, दोनों कोवैलेंट है, लेकिन ये दोनों SN2 शो करते हैं। बस इतना ही कोई एक चीज़ है, ये दोनों एक एलिमेंट, ये दोनों कंपाउंड SN2 शो करते हैं, लेकिन ये दोनों कोवैलेंट है। बाकी जितने भी सारे आयोनिक कंपाउंड है सारे SN2 शो करते हैं, बाकी जितने सारे कोवैलेंट है एक्सेप्ट Ag, सिल्वर के साथ जो ग्रुप हैं, जो कंपाउंड बनते हैं, वो सारे SN2 शो करते हैं, कोवैलेंट है लेकिन SN2 शो करते हैं। लेकिन बाकी कोवैलेंट जितने भी तुम्हारे हैं वो सारे SN1 शो करते हैं, जितने कोवैलेंट कंपाउंड, वाटर हो गया तुम्हारा, और भी बाकी सारे एग्जाम्पल मैं आगे दूंगा, वो सारे तुम्हारे क्या हैं? SN1 शो करते हैं, कोवैलेंट है, ठीक है। जल्द से इसे नोट डाउन कर लो, फिर मैं कुछ पूरा बॉक्स बना के समझाता हूँ। और एक चीज़ तो छूट गई, ये वाला। तो RX में ये क्या होगा? RCN। RX में ये हो गया RNC होगा, बताऊंगा इसके बाद क्यों। RX में ये हो गया RON डबल बॉन्ड O, R ये हो गया NO2, ठीक है। मैंने इसे प्रोडक्ट लिख लिया, इसके बाद वाले पेज में बताता हूँ कैसे हुआ ये, जल्द से नोट डाउन करो। अभी मैंने यहाँ पे कुछ रिएजेंट लिखे हैं तुम्हारे, ठीक है, और उसके बाद रिएजेंट में से क्या न्यूक्लियोफाइल जाता है वो लिखे हैं, दिखाई दे रहा है ना तुम लोगों को? हाँ, ये है तुम्हारा पहला रिएजेंट मैंने लिया NaOH और KOH। पहली बात मैंने क्या कहा था कि जितने भी S ब्लॉक एलिमेंट हैं वो सर आयनिक कंपाउंड शो करते हैं, आयनिक कंपाउंड करते हैं। आयनिक कंपाउंड मतलब क्या जाएगा? पॉजिटिव आयन, जो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हुआ आज पॉजिटिव चार्ज रह जाएंगे, और जो नेगेटिव पार्ट बचेगा न्यूक्लियोफाइल की तरफ चला जाएगा। तो Na+ और OH में बॉन्ड ब्रेक होगा, OH माइनस जाएगा, और सब्स्टिट्यूशन किसके साथ होगा? अल्काइल ग्रुप के साथ ROH बॉन्ड फॉर्म करेगा। सेकेंड में वाटर एक कोवैलेंट है। पहली बात, वाटर एक कोवैलेंट बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एस ब्लॉक में नहीं है, हाइड्रोजन पूरा सेपरेट है, उसे एस ब्लॉक में नहीं मानते हम लोग, पहली बात, ठीक है। तो जाता वाटर है लेकिन जुड़ता है OH। वाटर जाता है लेकिन जुड़ता है OH, समझ में? तीसरा क्या है? NaOR-। तुम लोगों ने मैक्सिमम टाइम ये गलती की होगी, जहाँ पे NaOR- होता है ना, तुम लोग वहाँ पे ONA लेके चले जाते हो, बोलते हो कि भाई अल्काइल ग्रुप है तो अल्काइल ग्रुप हमेशा पॉजिटिव होता है, तुम लोग अल्काइल R+ रख देते हो और उसके बाद NaO रख देते हो अलग से, समझ में? तो ऐसी गलती मत करना। सोडियम NaOR- है, लेकिन यहाँ पे ये आयनिक प्रोडक्ट है, तो आयनिक प्रोडक्ट में एस ब्लॉक हमेशा किस में ब्रेक, एस ब्लॉक एलिमेंट किस में? Na+ में ब्रेक होते हैं, मतलब प्लस चार्ज में ब्रेक होते हैं। तो Na+OR- माइनस में ब्रेक होगा ये, तो जॉइंट होगा क्या? ROR-। अल्काइल ग्रुप से जॉइंट होगा, प्रोडक्ट यही बनेगा। Na में से कौन जाएगा? I-, तो RI बनेगा। NH3
NH3 एक कोवैलेंट है। मैंने कहा था एक्सेप्ट Ag जो भी कोवैलेंट अमाइंस वगैरह या अमीन वगैरह जो भी है तुम्हारा, वो सारे कोवैलेंट होते हैं। एक्सेप्ट Ag को भी कोवैलेंट वो सारे क्या करेंगे, SN1 शो करेंगे। SN1 में क्या होता है, पूरा का पूरा तुम्हारा जो रीजन है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल चला जाता है। पूरा का पूरा जो रीजन होता है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल चला जाता है, ठीक है। उसके बाद जब R के साथ अल्कोहल जुड़ता है ना, तब बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, तब ब्रेकिंग होती है। लेकिन एज ए जो रीजन होता है वो जाता है डायरेक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये याद रखना तुम लोग। तो NH3 डायरेक्ट जाएगा R के साथ जॉइंट होगा, लेकिन जुड़ेगा NH2, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। समझ में आया? वैसे ही ये कि R-NH2 दिया हुआ है, ले जाएगा पूरा एज R-NH2 एज ए न्यूक्लियोफाइल, लेकिन जुड़ेगा क्या, RNH, R-, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। वैसे ये R-NH, R डबल डैश है, पूरा जाएगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, लेकिन बनेगा क्या, एक H निकाल देना, R-, फिर ये R डबल डैश, ये हो गया। हाँ, तो ये पूरा जगह कवर कर लिया। अच्छा रुको, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, वीडियो ऑन है ना। हाँ चलो, याद नहीं था मैंने वीडियो कब ऑफ किया था, लिखना पड़ता है। केसियन में पहली बात, केसियन में तुम्हारा पहली बात ये आयोनिक है, मैंने पिछले स्लाइड में ही बता दिया। केसियन तुम्हारा आयोनिक, क्योंकि के एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, मतलब SN2 शो करेगा। लेकिन क्या जाएगा, CN जाएगा। CN क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, यहाँ से दोनों तरफ से जुड़ सकता है वो, या तो वो कार्बन से जुड़ेगा या तो N से जुड़ सकता है। लेकिन जब ये K+ और CN जब टूटे, KCN जब टूटता है, तो एक K क्या होता है, K का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन लेके चला जाता है, मतलब कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जो कार्बन क्या करता है ना, R के साथ बॉन्ड बनाता है, कि उसके पास एक नेगेटिव चार्ज है ना, और कार्बन तुम्हें पता है नेगेटिव चार्ज में सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कार्बन सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है नेगेटिव चार्ज पे, इसीलिए कार्बन R के साथ जाके बॉन्ड बना लेता है, N नहीं बनाता। उसके बाद AgCN में पूरा का पूरा AgCN एज ए न्यूक्लियोफाइल चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे C कार्बन तो यहाँ पे 4 बॉन्ड बना के स्टेबल है, वहाँ पे तो उसके ऊपर कोई चार्ज वार्ज नहीं है, इसलिए कार्बन यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनाएगा। यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक लोन पेयर है। तो नाइट्रोजन जाके जो ये क्या करेगा ना, AgCN एज ए न्यूक्लियोफाइल जाएगा, नाइट्रोजन जाके R के साथ बॉन्ड बनाएगा और Ag चला जाएगा। तो ये जो बॉन्ड बनेगा ना वो होगा RNC बनाएगा। क्यों, नाइट्रोजन जाके R के साथ जुड़ रहा है, कार्बन नहीं जुड़ रहा। क्यों, कार्बन यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है पहले, बाद में Ag रिमूव हो रहा है, जब प्रोडक्ट बन रहा है सब्स्टिट्यूट तब हो रहा है। तो ये तुम्हारा अगर कोई पूछे SN1 SN2, तो ये वाला तुम्हारा SN2, ये भी ये तुम्हारा SN1, ये तुम्हारा SN2, ये तुम्हारा है SN2, ये तुम्हारा SN1, ये भी SN1, ये भी SN1, ये हो गया SN2, ये हो गया SN2। Ag वाले सिल्वर वाले जितने भी ये कोवैलेंट है, लेकिन ये SN2 शो करते हैं, ठीक है। बाकी सारे तुम्हारे SN1, बाकी जो सारे हैं अमीन्स वगैरह, वाटर वगैरह, सारे SN1। मैं जितने लिखा रहा हूँ तुम लोगों को, उतने में से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला। जल्द से नोट डाउन करो, उसके बाद मैं और 4-5 ठो है उसको लिखा लेता हूँ। अभी बचे हैं ये 5 ठो, ठीक है। पहला वाला है KNO2, दूसरा वाला है AgNO2, तीसरा वाला है R-COH, चौथा वाला है LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, पांचवा वाला है R-M+, ठीक है। तो पहला वाला मैं देखता हूँ KNO2, न्यूक्लियोफाइल क्या जाएगा, NO2-। NO2- तुम लोग कैसे लिख सकते हो, O-, द सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, ठीक है। मैंने इसे खोल के थोड़ा लिख लिया। तो यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे ये जो NO2 है, इसमें ये नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है और ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। पहली बात है कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। दूसरी बात, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस पर है ज़्यादा, ऑक्सीजन में ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना, अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, नाइट्रोजन के साथ नहीं जुड़ता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, मतलब ऑक्सीजन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के हिसाब से, ऑक्सीजन के पास एक नेगेटिव चार्ज है, तो वो अपना नेगेटिव चार्ज कम करना चाहेगा बॉन्डिंग के साथ। तो इसलिए यहाँ पे RO
एन डबल बॉन्ड हो ऐसे हम लोग लिखते हैं। कोई भी RnO2 मत लिख लेना भाई, अगर KnO2 है तो RnO2 मत लिख लेना, गलत हो जाएगा ये वाला सही है उसका। अगर एग्जामिनर ऐसा दे दे RONO डबल बॉन्ड हो तो ये वाला सही होगा, वो वाला नहीं होगा, RnO2 नहीं होगा। लेकिन AgNO2 तुम्हारा कोवैलेंट है, लेकिन वो SN2 शो करता है, ठीक है। लेकिन हाँ, और एक चीज़, मतलब AgNO2 में क्या कोवैलेंट है, तो इसलिए उसका जो रिएजेंट है वो डायरेक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अगर डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, इसका मतलब यहाँ पे तुम्हारा क्या है, नेगेटिव चार्ज है नहीं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे एज ए ऑक्सीजन यहाँ पे निकला नहीं है ना, मतलब सेपरेट तो नहीं हुआ है Ag के साथ। तो यहाँ पे इस O के ऊपर भी एक लोन पेयर है, N नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है, ठीक है। तो यहाँ से तुम लोग सोचो कि यहाँ पे तो ये दोनों तरफ से जुड़ सकता है, या तो O से जुड़ेगा तो N से जुड़ेगा, इसीलिए हम लोग इसको RnO2 ही लिखते हैं। समझ में आया? इसको हम लोग डायरेक्ट RnO2 लिख सकते हैं, किससे भी जुड़े भाई, स्ट्रक्चर बार बार चेंज नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए हम लोग डायरेक्ट RnO2 लिख सकते हैं। Ag बाद में रिमूव हो जाता है जब हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं तब, ठीक है। उसके RCOAg में RCO माइनस जाता है, तो ये बन जाता है RCOO R-, फिर AlH4 में H माइनस चला जाता है, फिर RH बन जाता है, R- माइनस M प्लस में R- माइनस चला जाता है, बन जाता है क्या, RR-। तो ये थी तुम लोगों के सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और इसमें तुम लोगों को पता है KNO2 क्या है, आयनिक है, तो SN2 शो करेगा। AgNO2 पे Ag सिल्वर के साथ जो जितने भी सारे मॉलिक्यूल बनेंगे वो सारे SN2 शो करेंगे, कोवैलेंट होगा लेकिन सारे SN2 शो करेंगे। ये भी SN2 ही शो करेगा। AlH4 H माइनस जा रहा है, मतलब ये भी SN2 ही शो कर रहा है। R माइनस M प्लस ये भी SN2 ही शो कर रहा है। क्यों? M प्लस एक मेटल है, तो वो तो ऑप्शन आयनिक ही शो करेगा। नॉन मेटल मैक्सिमम नॉन मेटल्स कोवैलेंट तो शो करते हैं, मेटल ज़्यादातर आयनिक जो शो करता है। तो ये था तुम लोगों का क्या रिएजेंट, कितने सारे मैंने तुम्हें पता कितने, वो 9 थे, ये 5, 14 रिएजेंट तुम लोग दे दिए SN1 और SN2 के। तुम लोग इससे पता लगा सकते हो कि कौन सा आयनिक कौन सा कोवैलेंट है, उससे तुम लोग पता लगा सकते हो कि SN2 करेगा SN1 करेगा, ठीक है। एक्सेप्ट Ag में तुम लोग सिल्वर के साथ जो तुम्हारे कंपाउंड्स है वो सारे SN2 प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, बाकी सारे SN1 करेंगे, ठीक है। लेकिन Ag में जो सारे कंपाउंड है वो डायरेक्ट एज रिएजेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल जाता है, वो रिएजेंट डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह जाता है, उसके बाद वहाँ पे बॉन्डिंग होती है उसकी, ठीक है। तो उसमें हम लोग स्ट्रक्चर खोल के नहीं लिखते, डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब अगर AgCN हो तो RNC हो जाता है, अगर AgNO2 हो तो RnO2 होता है। ये दो चीज़ें तुम्हें बस याद रखनी है सिल्वर के। बाकी तो तुम लोग को वाटर का पता ही है, वाटर ज़्यादा OH जुड़ेगा, और बाकी तुम लोग का NaOH ये सब तो तुम्हें आता ही होगा भाई, बॉन्ड ब्रेक करोगे OH माइनस और न्यूक्लियोफाइल तो निकलेगा, इलेक्ट्रोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियोफाइल जाएगा, तो तुम्हें सब पता ही है। चलो ठीक है, अभी इसे नोट डाउन करो, उसके बाद मैं तुम्हें सॉल्वेंट के बारे में बताता हूँ कि SN1 कौन सा सॉल्वेंट में SN1 करेगा, कौन सा सॉल्वेंट में SN2 करेगा, ठीक है। जल्दी नोट डाउन करो इसको। तो नोट कर लिया था वो वाला, हाँ। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्वेंट के बारे में, ठीक है। अभी हम लोग जितना पढ़ा SN1 और SN2 तो पढ़ लिया हम लोगों ने। SN1 में और SN2 में न्यूक्लियोफाइल के बारे में हमने पढ़ लिया कि न्यूक्लियोफाइल कैसे होता है, SN1 में कौन न्यूक्लियोफाइल जाता है, SN2 में कौन न्यूक्लियोफाइल जाता है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सॉल्वेंट कैसे हेल्प करता है न्यूक्लियोफाइल जाने में। अपने आप तो न्यूक्लियोफाइल नहीं जाता ना, जो रिएक्शन SN1 SN2 अपने आप तो नहीं हो जाता। जैसे कि मान लो SN1 में हमने क्या करते थे, RH पहले स्टेप में X माइनस निकलता था, R प्लस और X माइनस बनता था। ये अपने आप तो नहीं हो सकता ना, इसको कन्वर्ट करने में ये सॉल्वेंट हेल्प करता था। ये सॉल्वेंट, हम लोग सॉल्वेंट अभी पढ़ेंगे, वो हेल्प करता है ये बनाने में, X माइनस को हटाने में ये सॉल्वेंट हेल्प करता है, ठीक है। बॉन्ड तोड़ने में सॉल्वेंट हेल्प करता है। वहाँ अगर SN2 रिएक्शन में क्या होता था, RH होता था वहाँ, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आता था, और यहाँ पे R न्यूक्लियोफाइल जॉइंट होता था, और X माइनस निकल जाता था। न्यूक्लियोफाइल पीछे से आता था, पीछे से ये जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पीछे से आता था, कैसे आता था, ये सॉल्वेंट के कारण, सॉल्वेंट के कारण ये न्यूक्लियोफाइल पीछे आता था, इसके साथ आता था, X माइनस निकालता था, यहाँ पे ट्रांजिशन शेड बनता था, ये बनता था इस सॉल्वेंट के कारण। अभी मैं तुम लोग पढ़ाऊँगा सॉल्वेंट, दो टाइप के पढ़ाने वाला हूँ। एक सेकंड रुक जाओ भाई, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले
अभी हम पढ़ेंगे सॉल्वेंट के बारे में। इसको नोट डाउन कर लिया होगा, मैंने बस ऐसे ही रफली बता दिया, ठीक है। चलो अभी मुझे तुम्हें सॉल्वेंट पढ़ाना है। आज सॉल्वेंट का ये सॉल्वेंट के बाद मैं इसको आज इतना ही रखूँगा, कल वापस से स्टार्ट करेंगे और क्या, ठीक है। सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं, कि पोलर प्रोटिक, दूसरा है पोलर अप्रोटिक। दो टाइप के होते हैं, मतलब इसका मतलब नहीं और नहीं होते, हम लोग इस चैप्टर में यही दो टाइप के पढ़ते हैं, ठीक है। तो पोलर प्रोटिक में हम लोग क्या पढ़ते हैं, पोलर प्रोटिक का मतलब सबसे समझा देता हूँ। अगर ऑक्सीजन डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हो तो पोलर प्रोटिक, अगर नहीं जुड़ा होगा तो पोलर अप्रोटिक। पोलर का मतलब तुम्हें पता है क्या है, डाइपोल मोमेंट जिसका नॉट इक्वल टू जीरो, वही तो पोलर होता है। डाइपोल मोमेंट जिसका जीरो वो नॉन पोलर होता है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट इसका नॉट इक्वल टू जीरो। डाइपोल मोमेंट तुम लोग कैसे करते हो, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज अगर कैंसिल हो रहे हैं कि भाई नेगेटिव चार्ज एक तरफ मतलब ऑल्टरनेट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, कि भाई एक इस तरफ जा रहा है दूसरा इस तरफ जा रहा है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों डाइपोल मोमेंट क्या मतलब क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों कैंसिल हो गए, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। लेकिन अब कैंसिल नहीं हो रहे इसका मतलब डाइपोल मोमेंट है कुछ, तो ये था पोलर अप्रोटिक। अभी हम लोग पोलर अप्रोटिक, पोलर अप्रोटिक मतलब ओ से हाइड्रोजन नहीं जुड़ा होगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल सोच लो। ओ के साथ तुम सोचो ना, ऑक्सीजन के हाइड्रोजन मतलब के कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं, खुद सोच लो। OH हो सकता है, और क्या हो सकता है, सोचो 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 जल्दी सोचो। ROH हो सकता है, और क्या हो सकता है, जल्दी सोचो जल्दी सोचो। वाटर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता क्या, हो सकता है। और अगर मैं बोला अप्रोटिक मैंने जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन डायरेक्ट लेटर नहीं हो, इसका मतलब तुम्हें क्या देखना है, कीटोन वाले ग्रुप या तो ईथर वाले ग्रुप। ईथर में ऑक्सीजन हाइड्रोजन कनेक्ट नहीं होते, कीटोन वाले ग्रुप में भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन कनेक्ट नहीं होते, लेकिन एल्डिहाइड में होते हैं भाई। सॉरी एल्डिहाइड में भी नहीं होते, लेकिन हाँ ऑक्सीजन एल्डिहाइड में भी नहीं होते, एल्डिहाइड में भी नहीं होते, सही कहा, एल्डिहाइड में नहीं होते, हाँ भूल गया था, सॉरी। तो मैं मान लूँ यहाँ पे दे दूँ एक ऐसा कुछ सोल्यूशन देता हूँ, DMSO डाईमिथाइल, पहले मैं ये करा चुका हूँ, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, इसमें कराया था, याद नहीं आ रहा, हाँ हाइड्रो एल्केन में ही, हाँ इसमें मैं करा दिया था, इसमें फिंकलस्टीन रिएक्शन में कराया था, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड एसीटोन, ये सब तुम लोग ले सकते हो। डाईमिथाइल सल्फोक्साइड एसीटोन क्या है, एसीटोन का स्ट्रक्चर कैसा है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पे CH3, ये तुम्हारा एसीटोन का सकता एसीटोन का स्ट्रक्चर। और अगर CH3 के बजाय सल्फर हो तो ये हो गया डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, गलती होगी, सॉरी आई एम सॉरी, दिमाग काम भी नहीं कर रहा है। H डबल बॉन्ड O CH3, अगर C के बदले S हो तो होता है डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। तुम लोग ये दोनों सॉल्यूशन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा नहीं होता। मोस्ट प्रोबेबली पोलर जो प्रोटिक सॉल्वेंट होता है ना वो SN1 फेवर करता है, और जो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो SN2 फेवर करता है, ठीक है। क्यों करता है इसके बाद बताऊंगा, पहले इतना नोट डाउन कर लो, उसके बाद बताऊंगा पोलर अप्रोटिक और पोलर अप्रोटिक क्यों SN1 और SN2 को फेवर करता है। नोट डाउन कर लिया तो मैं, हाँ अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, सॉल्वेंट में मैंने बता दिया, पोलर अप्रोटिक बता दिया। अभी बता रहा हूँ तुम लोगों को कि SN1 ही फेवर क्यों करता है, तुम्हारा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट SN1 ही फेवर क्यों करता है। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेशन इन SN1, तुमने मान लो मैंने तुम्हें दिया RX, ठीक है। R के पास क्या होता है, डेल्टा प्लस चार्ज होता है, और S के बाद डेल्टा माइनस चार्ज, ठीक है। पोलर प्रोटिक में सॉल्वेंट में क्या होता है, मान लो मैंने वाटर दे दिया तुम लोगों को, ठीक है। तो वाटर के पास तुम्हारा दोनों एंड, एक है प्रोटॉन का एंड H+ हाइड्रोजन का एंड, और दूसरा ऑक्सीजन का एंड।
तो वाटर क्या करेगा ना, यहाँ पे OH ऑक्सीजन, वाटर का जो ऑक्सीजन है वो, मैं यहाँ पे ऐसे ही इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख देता हूँ HOH। वाटर का जो ऑक्सीजन है ना वो अल्काइल ग्रुप को अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ आ गया। और ये जो X माइनस है हाइड्रोजन अपनी ओर खींचेगा, आ जा, हाँ आ गया। तो ये लोग धीरे उसे इसे खींचेंगे, तो रबर को तुम खींचते हो ना, खींचेंगे, एक टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या रबर टूट जाता है, हाँ तो वैसे ही इतना फोर्स देंगे, धीरे धीरे फोर्स देते जाएंगे, और जब फोर्स तुम्हारा ज़्यादा हो जाएगा तब ये बॉन्ड टूट जाएगा। जब बॉन्ड टूट गया तब ये क्या फॉर्म हो जाएगा, एक्चुअल चार्ज फॉर्म हो जाएगा, इस पर R+ और इस पर X-। और जब R+ और X- फॉर्म हो गए तो भाई एक वाटर मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल होंगे, तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इसको घेर लेंगे। मैं अगर इसको ऐसे दिखाऊं तो OH, फिर OH, फिर यहाँ पे OH, फिर यहाँ पे OH, ये बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इसको घेर लेंगे। और X- को कौन घेरेगा, H ही तो घेरेगा उसको, और कौन घेरेगा भाई, और है कौन, ऑक्सीजन तो घेर नहीं सकता उसको। समझ पा रहे हो? तो ये है तुम्हारा क्या, अरे दिखाता हूँ, ऊपर दिखाता हूँ, HOH, यहाँ पे H लिख लेता हूँ। तो तुम्हारा वाटर को R+ को कौन घेरेगा, वाटर घेरेगा। X- को कौन घेर रहा है, तुम्हारा हाइड्रोजन घेर रहा है उसको। तो इसको क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस को सॉल्वेशन हो गया तो तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू, अगर सॉल्वेशन हो गया तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, बताता हूँ अभी क्यों डिक्रीज हो जाएगी। तो मैंने तो ये बताया कि अगर, क्या बोल रहा था मैं भूल गया, सॉरी, हाँ, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज क्यों होती है। पहली बात, तुम लोगों ने SN1 रिएक्शन में पढ़ा था कि वहाँ पे तुम लोगों ने जो रेटो रिएक्शन पढ़ा था वो क्या पढ़ा, 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ये पढ़ा था ना। अगर मैं 1 डिग्री लेता हूँ तो चारों ओर उसके वाटर उसको घेर लेंगे, अगर वाटर घेर लेंगे तो न्यूक्लियोफाइल को आने नहीं देंगे, और न्यूक्लियोफाइल आएगा नहीं तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ने में उसको तकलीफ होगी। न्यूक्लियोफाइल जुड़ के सकता है क्योंकि वाटर तो उसका जुड़ा हुआ है, तो न्यूक्लियोफाइल तो जुड़ नहीं सकता। लेकिन अगर मैं क्या लूँ, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लूँ तो उसमें क्या होता है ना, बल्कि ग्रुप लगे होते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल आराम से आके जुड़ सकता है, इसमें निकल गया, फिर न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ सकता है उसके साथ। क्यों, क्योंकि जो R के साथ जो बल्क्यूब लगे होंगे वो वाटर को अपनी ओर ले लेंगे, तो R के पास थोड़ी जगह मिल जाएगी, तो वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ सकता है। इसीलिए हम लोग 3 डिग्री अल्काइल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इन 1 डिग्री इन SN1 रिएक्शन में पढ़ते हैं हम लोग। 3 डिग्री अल्काइलाइड ज़्यादा जल्दी रिएक्शन करता है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। समझ में आया? 1 डिग्री होता तो वाटर चारों तरफ घेर लेता उसको, और वाटर चारों तरफ अगर उसे पकड़ लेता तो न्यूक्लियोफाइल जाने की जगह नहीं होती। इसलिए 3 डिग्री अगर होता तो चारों बल्कि रूप लगे होते, तो वहाँ पे अगर ऑक्सीजन, अगर वाटर अट्रैक्ट भी करता तो उसके बल्कि रूप को अट्रैक्ट करता, बीच वाले का जो अल्काइल ग्रुप होता उसके साथ न्यूक्लियोफाइल आराम से जुड़ सकता है। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा इफेक्ट ऑफ सॉल्वेशन इन SN1। अभी हम लोग पढ़ेंगे SN2 में क्या होता है। SN2 में सॉल्वेशन तो नहीं होता ना, SN2 में क्या होता है, सॉल्वेशन होता है या नहीं होता, अभी वो हम लोग वो देखेंगे। सबसे पहले SN डाउन करो। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट इन SN2। तो मैंने SN1 में देखा कि वहाँ पे तो सॉल्वेशन हो रहा था, वाटर आके घेर लेता था किसको, अल्काइल ग्रुप को और हैलोजन ग्रुप को। तुम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा होगा SN2 में तुम्हें बताया था RX को न्यूक्लियोफाइल आता है, पीछे से जुड़ता है और R न्यूक्लियोफाइल बना देता है और X- रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल वहाँ जाता है कैसे, वो जाता है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन के कारण DMSO,
मान लो मैंने DMSO ले लिया S डबल बॉन्ड O CH3 ठीक है। अगर माने और एक चीज़ SN2 में कौन रिएक्ट करता है, जो आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड मतलब मान लो मैंने एक ले लिया NaI ले लिया, ठीक है। Na में I माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल जाएगा, तो I के पास तो माइनस है, और अगर वो DMSO के कांटेक्ट में आया, DMSO तो हम लोग सॉल्यूशन में भर भर के डालेंगे ना सॉल्वेंट, अगर I माइनस DMSO के पास आया तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना वो I माइनस को रिपल करेगा, मतलब I माइनस अपना बस आराम से घूम रहा होगा, जैसे ही DMSO देखेगा भागने लगेगा। अगर ये DMSO क्या करेगा, इसको भगा के अल्काइल ग्रुप के पास ले आएगा, जिससे अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा और X माइनस को तुड़वाएगा, समझा। तो ये जो सॉल्यूशन है ना, ये हेल्प करता है किसमें, बॉन्ड तोड़ने में और बॉन्ड बनाने में। समझ में आया। अभी SN1 और SN2 कैसे बनते हैं, जो न्यूक्लियोफाइल तुम लोग SN1 और SN2 पढ़ते हो वो ऐसे होता है, सॉल्वेंट के कारण वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जाता है, अपने आप कुछ नहीं हो जाता भाई, ये केमिस्ट्री है भगवान, यहाँ पे कोई ये नहीं चल रहा है, जादूगर नहीं हो रहा है, जादू वादू नहीं हो रहा है, ये केमिस्ट्री है, समझो चीज़ों को। RX अपने आप नहीं टूटता है SN1 में, वो टूटता है सॉल्वेंट के कारण। क्यों, वहाँ पे सॉल्वोलिसिस होता है तो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है RX का, वाटर आके घेर लेते हैं पूरे अल्काइल ग्रुप को और पूरे हैलोजन ग्रुप को, समझ में आया। अगर अल्काइल टर्शियरी होता है तो उसमें क्या होता है ना, जो बीच वाला कार्बन होता है उसके पास न्यूक्लियोफाइल अटैच होने के पास संभावना होती है, इसलिए 3 डिग्री ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन शो करता है दैन 1 डिग्री। मैंने इससे पहले 1 डिग्री पढ़ाया था, इसलिए 1 डिग्री में वहाँ पूरा घेर लेता है, वहाँ में न्यूक्लियोफाइल जाने की जगह नहीं बचती, फिर बहुत मुश्किल से जाके जगह बनती है कभी, तो बहुत देर के बाद न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है, इसलिए उसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है, समझ में आया। तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो और एक चीज़ बताता हूँ, मोर रिपल्सन तो मोर अवेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अवेबिलिटी स्पेलिंग सही है ना, ऑफ न्यूक्लियोफाइल, मतलब जो NaI का I माइनस न्यूक्लियोफाइल है उसकी अवेबिलिटी बढ़ जाएगी किसके अराउंड, अल्काइल हैलाइड के अराउंड, तो मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी समझ में आया। तो ये तुम्हारा था सॉल्वेंट, ठीक है। अगर मैं ये तो तुम्हारा क्या, ये जो सारे थे ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, PAS लिख रहा हूँ, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, और वो था पोलर प्रोटेक्ट PPS। तो अभी मैं तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ, फिर मैं कल न्यूक्लियोफिलिसिटी पूरा पढ़ाऊँगा, ठीक है। मान लो तुम्हें अगर SN1 और SN2 चेक करना हो तो सबसे पहले देख लेना कि उसमें जो अल्काइल हैलाइड ग्रुप है वो कैसा है। अगर अल्काइल हैलाइड ग्रुप 3 डिग्री है तो भाई वो SN1 करेगा, SN2 तो नहीं करने वाला, पहली चीज़। अगर SN2 कर रहा है तो 1 डिग्री RX होगा, 3 डिग्री RX होगा तो SN1 करेगा, 1 डिग्री RX हुआ तो SN2 करेगा, ये तो तुम लोगों को पता है। लेकिन अगर 2 डिग्री RX हुआ, 2 डिग्री RX हुआ तो वो SN1 SN2 दोनों कर सकता है। अभी पहचाना होगा कैसे। अब तुम लोग जाओगे 2 डिग्री RX में किसके पास, न्यूक्लियोफाइल के पास। न्यूक्लियोफाइल में देखो कि वीक न्यूक्लियोफाइल है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वो SN2 करेगा, अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो SN1 करेगा। SN1 अगर वीक न्यूक्लियोफाइल हुआ तो, और अगर SN2 अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हुआ तो, और सॉल्वेंट उसका मदद करे, सॉल्वेंट उसकी मदद करे, तो SN2 में इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, वो करता है क्या है, रिपल्सन करता है, और SN1 में सॉल्वेशन करता है। समझ में आया। तो आज का क्लास में यहीं पे रखता हूँ, ठीक है। मैं कल न्यूक्लियोफिलिसिटी से स्टार्ट करूँगा, कल और एक लेक्चर अपलोड करना है, इसके बाद और एक लेक्चर अपलोड करूँगा, उसमें पूरा कंप्लीट कर दूंगा मैं हैलो एल्केन, 3 लेक्चर में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी रात के 2 बज रहे हैं शायद, हाँ 2 बज गए हैं, चलो टाटा।